अधूरा मिलन। कॉलेज की छुट्टियों में माला ने इस बार घूमने का प्रोग्राम शहर से कुछ दूरी पर स्थित उस गांव में जाने का बनाया। हर बार वो अपने घूमने का प्रोग्राम नए नए शहरों का बनाया करती थी, परंतु इस बार उसके गांव घूमने की बड़ी इच्छा थी। अतः माला ने कार से गांव जाने का प्रोग्राम पक्का कर लिया, जिसके लिए उसके पिता ने भी स्वीकृति दे दी। और आज वो कार से अपने सहेलियों के साथ उस गांव के लिए रवाना भी हो गई। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। माला अपनी सहेलियों के साथ गांव की इस यात्रा का भरपूर आनंद उठा रही थी। कार ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो माला तथा उसकी सहेलियां गांव का जायजा लेने लगी। चारों ओर हरियाली और मनमोहक हवाओं का दृश्य दिखाई दे रहा था। सरसों के लहराते खेत तथा नाना प्रकार के वृक्ष थे। एक और झरना बह रहा था, जिस पर गांव की लड़कियां साथ साथ नहा रही थी। उनकी कार धीरे धीरे आबादी के निकट पहुंचती जा रही थी। माला तथा उसकी सहेलियां गांव के इस मनमोहक दृश्य का भरपूर आनंद उठा रही थी। तभी एकाएक कार को एक जबरदस्त झटका लगा और इस झटके के साथ ही कार एक ओर झुककर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। झटके के कारण सभी सहेलियां एक दूसरे पर गिर पड़ी। ड्राइवर ने कार से उतरकर देखा, कार का आगे का पहिया एक गड्ढे में था और उसके बराबर ही एक गहरी खाई थी। उस दृश्य को देखकर तो एक बारगी सभी सहम गए। यदि कार उस खाई में गिर गई होती तो अब तक कार की धज्जियां उड़ गई होती। ड्राइवर ने कार को गड्ढे से निकालने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु निराशा ही हाथ लगी। सभी लोग चिंतित से खड़े गांव की ओर टकटकी बांधे अपनी सहायता के लिए किसी के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक ओर से उस गांव से श्याम नाम का एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति आ निकला। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और सारी परिस्थिति बताते हुए उसे अपनी सहायता करने के लिए कहा। श्याम तुरंत राजी हो गया। ड्राइवर और श्याम के प्रयास से कार तुरंत गड्ढे से बाहर आ गई। कार का गड्ढे से निकलना था कि तभी माला का पैर फिसल गया। यदि श्याम उसे संभाल न लेता तो अब तक माला उस गहरी खाई में गिर गई होती। अभी तक वो श्याम की ही बाहों में झूल रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो संभलकर श्याम से अलग खड़ी हुई तो उसकी आंखें लज्जा स्वरूप झुकी हुई थी। जब श्याम ने उससे जाने की अनुमति मांगी तो सभी लोगों ने श्याम का शुक्रिया अदा किया। श्याम एक ओर चला गया, परंतु अभी तक माला, उसकी सहेलियां तथा ड्राइवर उसे अवलग निहार रहे थे। जब श्याम उनकी आंखों से ओझल हो गया तब सभी लोग कार में आकर बैठ गए। कार आगे चल दी, परंतु अभी तक सभी लोग शांत थे। कार गांव के एक टूटे फूटे गेस्ट हाउस के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने कार का हॉर्न बजाया, परंतु गेस्ट हाउस के बाहर सोया चौकीदार जब नहीं जगा तो ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाने लगा। कार का तेज हॉर्न चौकीदार के कान में पड़ते ही चौकीदार हड़बड़ा कर उठ बैठा और बड़े अचंभे से कार की ओर देखने लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज किसी ने गेस्ट हाउस के शमशानी सन्नाटे को तोड़ डाला था। चौकीदार ने जल्दी से गेस्ट हाउस के दरवाजे खोले और कार से सामान निकालकर अंदर पहुंचाने लगा। यहाँ आकर सभी लड़कियां आपस में बातों का क्रम बनाए हुई थी, परंतु माला अभी भी गुमसुम थी। उसे रह रह कर वही घटना याद आ रही थी। माला तथा उसकी सहेलियां को गेस्ट हाउस छोड़कर ड्राइवर ने माला से जाने की इजाज़त मांगी और कार को वापस ले गया। गेस्ट हाउस के चौकीदार ने सभी लोगों से खाने की पूछा और बाजार से खाने का सामान लेने चला गया। अभी माला और उसकी सहेलियां आराम करने बैठी ही थी कि
कहीं दूर से आता हुआ बांसुरी का स्वर उनके कानों में पड़ा। बांसुरी के उस स्वर को वह समझ तो नहीं पा रही थी, परंतु उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका दिल उस बांसुरी के स्वर की ओर खींचा जा रहा हो। वो बांसुरी के उस स्वर में पूरी तरह से डूब गई। उनमें बांसुरी तक पहुंचने की व्याकुलता पैदा हो गई। अचानक बांसुरी का स्वर टूट गया। कुछ समय तक तो वो मंत्र मुक्त से बैठी रही। तभी चौकीदार ने आकर उनकी तंत्रा को भंग किया। कुछ समय तक तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठी हो और चौकीदार ने उन्हें आकर जगाया हो। चौकीदार ने कहा, मेम साहब, खाना आप अभी लेंगी? परंतु माला ने चौकीदार की बात का जवाब दिए बिना कहा, तुम्हारा नाम क्या है? चौकीदार ने जवाब दिया, जी रामलाल। सुनो रामलाल, तुम्हारे गांव में बांसुरी कौन बजाता है? मेम साहब, वो हमारे गांव का श्याम है ना, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। और मेम साहब, वो मेरा दोस्त है। रामलाल, क्या तुम अपने दोस्त को बुला सकते हो? जी मेम साहब, अभी बुला कर लाता हूँ। यह कहकर रामलाल श्याम को बुलाने उसके घर चल दिया, परंतु श्याम उसे रास्ते में आता हुआ ही मिल गया। उसने श्याम को आवाज़ दी। जब श्याम उसके पास आया तो राम बोला, श्याम, यार तू मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चल। श्याम ने पूछा, कहाँ? राम ने कहा, आज गेस्ट हाउस में एक मेम साहब आकर ठहरी हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। श्याम बोला, क्यों? परंतु राम उससे यही कहता रहा, तू चल तो सही। राम ने श्याम को माला के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोलने ही वाला था, मेम साहब, यह आ गया श्याम, कि तभी श्याम माला को देखकर बोला, आप मेम साहब? माला ने कहा, मेरा नाम मेम साहब नहीं, माला है। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। वो जो भी बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, वो तुम बजा रहे थे? जी थोड़ी थोड़ी बजा लेता हूँ। यहाँ बजा सकते हो? श्याम ने कहा, जी हाँ, यदि आप कहे तो। आज श्याम माला को देखकर बड़ा प्रसन्न था। श्याम ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। माला और उसकी सहेलियाँ बांसुरी में इतना खो गई कि उन्हें इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि कब श्याम ने बांसुरी बजानी बंद कर दी। श्याम ने पूछा, क्या आपको पसंद नहीं आई बांसुरी मेम साहब? तब माला और उसकी सहेलियों ने चौंक कर तालियां बजाना शुरू किया। घर से निकले हुए श्याम को अब काफ़ी समय हो गया था, इसलिए उसने उन सब से यह कहकर जाने की इजाज़त मांगी कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होंगी। परंतु जाने से पहले माला ने दूसरे दिन आने का वादा ले लिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। रोज़ाना माला को बांसुरी सुनाने आता तथा वो हर तरह से माला का ख्याल रखने लगा था। इतने दिनों में वो आपस में पूरी तरह से खुल गए थे तथा दोनों ने एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया था और इस प्रकार उनकी निकटता बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के इतना समीप आ गए थे कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। माला तो श्याम की बांसुरी में रम कर ही रह गई थी। उन दोनों ने जल्दी ही एक होने का फैसला भी कर लिया था। धीरे धीरे माला की छुट्टियां समाप्त होती जा रही थी और उनके बिछड़ने का समय भी नज़दीक आ रहा था। यही सोचकर दोनों गुमसुम रहने लगे थे। आज वो दिन भी आ गया जब माला की छुट्टियां समाप्त हो गई और उसे अपने शहर को वापस जाना था। ड्राइवर भी कार लेकर आया था। दोनों को बिछड़ने का काफ़ी गम था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। जाने से पहले माला ने श्याम को दिल्ली में अपने फ्लैट का पता दे दिया तथा उससे यह भी कहा कि वो घर पहुंचकर जल्द ही अपने पिता से इस बारे में बात करके उसे पत्र लिखेगी। यह कहकर माला ने श्याम,
रामलाल तथा उस गांव से बिता ली। माला तथा उसकी सहेलियां कार में बैठ चुकी थी। सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माला तथा श्याम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हमेशा के लिए बिछड़ रहे हों। कार की गति से फासला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। घर पहुंचने के 2-3 दिन बाद जब माला ने श्याम के साथ अपने विवाह की बात पिता को बताई तो सारी परिस्थिति को जानकर उसके पिता ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। जब काफ़ी कहने का भी पिता के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ तो माला गुमसुम रहने लगी और निराश होकर एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया। इस बीच श्याम ने कई पत्र माला के पास डाले, किंतु एक भी पत्र का उत्तर न मिलने पर श्याम निराशा मन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। परंतु माला के घर पहुंचकर उसे पता चला कि माला काफ़ी दिन पूर्व घर छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। माला की काफ़ी खोज की गई, परंतु माला का कहीं भी पता नहीं चला। श्याम यह सब सुनकर इतना स्तब्ध हुआ कि पागल प्रेमियों की भांति माला को दर दर ढूंढता फिर रहा है, परंतु आज तक माला का कहीं भी पता नहीं है। यह कोई नहीं जान सका कि उनका यूं अधूरा मिलन कभी पूरा हुआ भी होगा या नहीं। कौन जाने, ईश्वर ने उन दोनों के भाग्य में एक अधूरा मिलन ही लिखा हो। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।